हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की फेमस पोएम जिसका नाम है ओ टू नाइटिंगेल। कौन से एज से बिलोंग करते थे जॉन कीट्स? रोमांटिसिज्म से। रोमांटिक एज के ये राइटर हैं, पोएट हैं। इन्होंने इस पोएम को लिखा था 1819 में। 1819 1819 मई का महीना था। सिर्फ एक दिन में इन्होंने इस पोएम को कंपोज कर दिया था। ओनली वन डे में इस पोएम को उन्होंने कंपोज किया था। ये पोएम उन्होंने कब लिखी थी? जब जॉन किट्स खुद टीबी की बीमारी से जूझ रहे थे। इनको टीबी हो गया था और इनके भाई हैं जिसका नाम क्या था? टॉम जोन्स। उनको भी टीबी की बीमारी हो गई थी। जॉन किट्स ने अपनी लाइफ में कई सारी डेथ देखी हैं। जैसे उनके बेस्ट फ्रेंड से उनकी डेथ हो गई थी उनकी उनसे पहले उनकी लवर की भी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनको बहुत दुख पहुंचा था। वो हर टाइम दुख में ही रहता था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो क्या चाहते थे? इन दुखों से छुटकारा पाना चाहते थे और खुद को नशे में डुबोए रखना चाहते थे। उनका ये मानना है कि अगर नशे में बंदा रहेगा तो दुखों को भूल भूल जाएगा। लेकिन लास्ट में ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि कब तक हम इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए नशे में डूबे रहेंगे। कभी तो हमें रियलिटी में आना पड़ेगा, हमेशा तो नशे में नहीं रह सकते। तो लास्ट में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हमें जीवन में सुख है चाहे दुख है, उसका सामना करना चाहिए। तो चलो देखते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट द पोएम। माई हार्ट एकेज। मेरा दिल दुख रहा था। माई हार्ट एकेज। मेरा दिल दुख रहा था। एंड अ ड्रोजी नमनेस पेन्स। मैं इस दर्द को भुलाना चाहता था, खुद को सुन करना चाहता था। कैसे सुन करेगा खुद को? कैसे भुलाएगा इन दुखों को? माई सेंस एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैंने क्या कर लिया हो? भांग पी ली हो, भांग धतूरे का नशा कर लिया हो। मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा था और मैं इन दुखों को भूल रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैंने क्या पी लिया हो? भांग या धतूरा का नशा कर लिया हो। और emptied some dull opiate to the drains. To the drains 1 minute passed and Lethe words had sung. और emptied some dull opiate. Opiate क्या होता है? अफीम। एक तरीके की मतलब अफीम होती है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने अफीम का नशा कर लिया हो और इतना नशा मुझे हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं लीथ नदी में डूब रहा हूँ इन द सेंस, जब नशा होता है तो आदमी अपने ही इमेजिनेशन में खो जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। ये नशा करके उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि वो लीथ नदी में डूब रहा है, अपनी इमेजिनेशन में खो रहा है। Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou, light wing, dried of the trees in some melodious plot of beechen green and shadow numberless, singest of summer in full throat ease. अब क्या कहते हैं पोइट, क्या कह रहे हैं? उसने ये पोएम कब लिखी थी? जब उसने रात में एक पक्षी को देखा था, जिस पक्षी का नाम क्या था? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल पक्षी को देखकर ही उसने ये सारी पोएम को कंपोज किया था, नाइटिंगेल। इसलिए इस पोएम का नाम क्या है? ओड टू ए नाइटिंगेल। क्या कह रहे हैं? टिस नोट, एक मिनट, टिस नॉट थ्रो एनवी। पोइट कह रहे हैं कि ये दर्द किसी जलन या ईर्ष्या से नहीं है। जलन और ईर्ष्या उसको किससे हो रही है? टिस नॉट थ्रो एनवी दाई हैप्पी लोड। ये जो नाइटिंगेल पक्षी अपना खुशनुमा गाना गा रहा है, उधर दूसरी तरफ पोइट जो है दुख में डूबा हुआ है और इधर नाइटिंगेल अपना हैप्पी सॉन्ग गा रही है। तो अपने दुखों के होते हुए भी इसको खुश देख के जो पोइट है दुखी नहीं होता, उससे कोई ईर्ष्या फील नहीं करता, बल्कि उसके सुखपूर्वक गाने को सुन के वो खुद भी उसी के गाने में खुद को डुबो लेता है। उसकी हैप्पीनेस को देख के वो खुद भी हैप्पी हो जाता है। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन
हैप्पीनेस, उसकी हैप्पीनेस को देख के, किसकी हैप्पीनेस, नाइटिंगेल का इतना अच्छा सॉन्ग सुन के वो भी उसके सॉन्ग में ही डूब जाता है, वो भी पोइट भी उसके साथ घूमना चाहता है। That thou light wing dried of the trees in some melodious plot, ये जो नाइटिंगेल पक्षी है ये क्या करता है, खुशपूर्वक मतलब इतना फ्री है, ये स्वतंत्र स्वतंत्र है। जैसे हम इंसान जो हैं अपनी फैमिली में बन जाते हैं, अपनी लाइफ के सुख दुखों में खुद को इस प्रकार से घेर लेते हैं कि हमें और कुछ नज़र ही नहीं आता, लेकिन ये पक्षी लोग क्या करते हैं, ये फ्रीली घूमते हैं, जहाँ मन करता है वहीं ये उड़ जाते हैं, जहाँ मन करता है वहीं बैठ के बोलने लग जाते हैं। तो ये जो पक्षी है ये ड्राइड नाम के ट्रीज में बैठ करके वहाँ पर सॉन्ग गाता है, गाना गाता है। ये रात का पक्षी जंगल में उड़ के मतलब जहाँ मन करता उसी पेड़ पे बैठ के गाना गाने लग जाता है फ्रीली। इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। इसकी खुशी को देख करके पोइट भी खुश हो जाते हैं। ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड सैडो नंबरलेस सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोट ईज, ये जो नाइटिंगेल है अपना पूरा गला फाड़ फाड़ के, पूरा गला फाड़ फाड़ कर ने का क्या मतलब है, इसको कोई टेंशन नहीं है कि किसी की नींद खराब हो रही है या फिर कोई कुछ काम कर रहा है तो उससे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा। ये फ्रीली अपना जितना ऊंची आवाज़ में इसका मन करे उतनी आवाज़ में ये अपना सॉन्ग गाती है। और उस सॉन्ग को क्या, कौन सा सॉन्ग का है, समर का सॉन्ग। जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है, ठंड ज़्यादा रहती है ना, ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ पर 1-2 महीना जो ये थोड़ा सा गर्मी का आता है ना तो उसको अच्छा माना जाता है, उसको लोग एंजॉय करते हैं। तो ये उस समर का सॉन्ग गाता है ये नाइटिंगेल पक्षी। और इसको कोई टेंशन नहीं है, हम इंसानों की तरह इसके ऊपर किसी फैमिली का दबाव नहीं है, किसी भी कोई भी तरह के कोई सुख दुख नहीं है। इनका जहाँ मन करता है वहीं उड़ करके ये बैठ जाते हैं और वहीं गाना गाने लग जाते हैं। इसकी फ्रीडम को देख के जॉन किट्स बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जॉन किट्स खुद भी चाहता है कि इस मानव जाति में कितने दुख दर्द हैं, इन दुख दर्दों से मैं निपटारा पाना चाहता हूँ। मैं तो इस नाइटिंगेल पक्षी की तरह ही स्वतंत्र घूमना चाहता हूँ, इसके साथ ही मैं गाना गाना चाहता हूँ। पोइट उसकी ऐसी कंडीशन को देख के उसके साथ ही घूमने का उसका मन करता है। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट hath been cooled a long age in deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth। ये प्रोविंशियल एक फ्रांस की जगह है, फ्रांस में एक जगह है, वहाँ के सॉन्ग गाने का मतलब क्या है, देखो। ओ फॉर अ ड्रोट ऑफ विंटेज, विंटेज क्या होते हैं, एक तरह की शराब होती है। दैट हाथ बीन कोल्ड ए लॉन्ग एज इन डीप डेल्व्ड अर्थ, मैं एक अब इस स्टैंजा में जो पोइट है किसकी कामना करता है, वो चाहता है कि मुझे एक ऐसी शराब पीनी है जो शराब बनाई जाती है लंबे टाइम तक धरती में गड्ढा खोद के। तो शराब कैसे बनाई जाती है, वो गड्ढा खोद के कई शराब ऐसे बनाई जाती हैं, उनको कई महीनों तक उस धरती में दबा के रखा जाता है। मैं उस शराब को जो धरती में दबा के ठंडी की गई है उस शराब को पीना चाहता हूँ। उस शराब पीने से ज़्यादा नशा होता है, इंसान अपने दुखों को भूल जाता है। इन स्टैंजा में पोएट कहता है कि धरती में दबाई हुई जो विंटेज है, वो शराब है जो ठंडी हो गई है, मैं उस शराब को पीना चाहता हूँ। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मर्थ। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा मतलब रात का टाइम है, जंगल में अगर वो जाएगा तो कुछ दिखेगा थोड़ी, जंगल इतना खुद इतना गहरा होता है कि मुश्किल से ही चांद की रोशनी धरती तक पहुंच पाती है। रात का टाइम है तो उसको अपने आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा। वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या है, किस तरह के फ्लावर हैं। एक मिनट, फ्लोरा का क्या मतलब है, फ्लावर्स। मतलब ये शराब जो है, शराब किससे बनाई जाती है, फ्रूट से बनाई जाती हैं, फूलों से बनाई जाती हैं। तो वो कहता है मुझे ऐसी शराब पीनी है जिसको ज़मीन में दबा करके ठंडा किया गया हो और उसमें फूलों की खुशबू हो, उसमें हरियाली की खुशबू हो, और उसमें जो पुराने फ्रेंच के जो गीत, प्रोविंसल अभी मैंने बताया था ना ये फ्रांस की एक जगह है, फ्रांस की एक जगह है, उसके सॉन्ग हों, उस दारू में इतनी खुशबू होनी चाहिए। एंड सनबर्न्ट मर्थ, ओ फॉर बीकर
फुल ऑफ वार्म साउथ। वो कहता है कि धूप में खेती करने वालों की खुशी की खुशबू भी हो उस दारू में, ऐसी दारू को मैं पीना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज फुल ऑफ ट्रू। ओ फॉर a beaker full of warm south, full of dew and blissful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim, and purple stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim। इन लाइन्स में पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट अब ये चाह कर रहे हैं कि उसे एक ऐसी शराब पीनी है जो ग्रीक एक म्यूज होती है उसके चश्मे से बनी हो। झरना है यहाँ पे। हिपोक्रेन का क्या मतलब है? ये झरना है ग्रीक का। ग्रीक में एक झरना है, उस झरने से बनाई गई जो शराब होती है, अब मैं उसको पीना चाहता हूँ। जब झरना गिरता है ऊपर उसके बबल्स उठते हैं ना, तो उससे बनाई गई मैं एक अब शराब पीना चाहता हूँ जिसमें छोटे छोटे बुलबुले भी हों। पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर ये शराब पीता तो वो दुनिया को छोड़कर उस रात के पंछी के साथ जंगल के अंधेरे में चला जाता। वो कहते हैं कि शराब को पी के आदमी, शराब को पंछी के साथ चले जाना मतलब शराब को पी करके अपने दुखों को भूल जाना। ये शराब पी करके उस पंछी के साथ, कौन सा पंछी? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल पक्षी के साथ वो जाना चाहता है। यहाँ पर चाह कर रहा है कि वो उस नाइटिंगेल पक्षी के साथ चला जाए इस तरह की शराब पी करके। अब स्टैंजा थर्ड क्या कहता है? Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known, the weariness, the fever, and the fret here, where men sit and hear each other groan। अब इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में तो दुख दर्दों का ही कोई अंत ही नहीं है। जिस किसी को देखो उसी की लाइफ में दुख ही दुख देखने को मिलते हैं। वेयर मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ आदमी बैठ करके सिर्फ दुखों की ही बात करते हैं। ठीक है, मुझे इस दुनिया से छुटकारा पाना है। क्या कह रहे हैं पोइट? वो नाइटिंगेल के साथ जंगल में जाके दुनिया के इन दुखों को भूल जाना चाहते हैं। वो पक्षी के पास क्योंकि उस पक्षी है जो नाइटिंगेल है उसके प्रकार उसके पास ये इंसानी दुख नहीं होते। पक्षी तो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, उनको किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। जैसे इस दुनिया में तो क्या है, हर आदमी थका हुआ है, किसी को बुखार हो गया है ना, फीवर दिया गया है यहाँ पे, किसी को बुखार हो गया है, हर किसी की लाइफ में परेशानी देखने को मिलती हैं और दर्द भरी जिंदगी जहाँ लोग बैठ करके सिर्फ एक दूसरे के साथ अपने दुखों को बांटते हैं, अपने दुख ही बताते रहते हैं। सुख तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। जॉन किट्स इन स्टैंजा में ये कहना चाहते हैं। Where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow and leaden eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes। अब पोइट क्या कहते हैं? वेयर पालसी सेक्स एफ्यू। पालसी यहाँ से मतलब यहाँ क्या है? ओल्ड पीपल से मतलब इसका, जहाँ ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर बूढ़े आदमी सेक करते रहते हैं, दुख में बीमारी में कांपते रहते हैं, दुखी रहते हैं हमेशा। लास्ट ग्रे हेयर्स, बुढ़ापा आने तक मतलब वो दुखी ही रहते हैं, दुखों के मारे कांपते रहते हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जबकि जवानी में ही कई लोग बिन आई मौत मर जाते हैं ना, जवानी में ही कई लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर किसी माँ का बेटा 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का मर जाए, हैं 25 साल का लगा लो या 30 साल का मर जाए, तो उसके पीछे सिर्फ दुख ही दुख रहते हैं ना, वो माँ दुखी रहती है। एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, ये पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई है। एंड लीडन आई डिस्पेयर्स, हर किसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई है, डिस्पेयर में डूबी हुई है, दुखों में डूबी हुई है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहाँ पर इस दुनिया में
किसी को घमंड होता है कि वो सुंदर है ना। सुंदरता भी हमेशा के लिए नहीं टिकती। जब तक वो सुंदर है वो खुश रहेगा, लेकिन जैसे उसकी ब्यूटी फेड होती जाएगी वो भी दुखी रहने लग जाएगा। तो यहाँ पर सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए नहीं टिकती। और नेव लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। और किस कोई खुश हो जाए कि उसकी लाइफ में तो प्यार है, कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करती है, तो वो खुश रहते हैं। लेकिन क्या भरोसा कब लड़का उसको धोखा दे दे, कब लड़की उसको धोखा दे के चली जाए, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। लास्ट में सिर्फ क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर दुख ही देखने को मिलता है। तो किसी चीज़ में भी लगा लो, दुख तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इन स्टैंजा में पोइट वर्ल्डली जो डिस्पेयर्स होते हैं, जो दुख होते हैं, जो उदासी के पल होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में क्या है दुखों के सिवा, मैं इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो उस नाइटिंगेल की तरह स्वतंत्र होकर फ्रीडम के साथ उड़ना चाहता हूँ, और उसके साथ वही सुंदर गाना लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और खुद भी वो गाना गाना चाहता हूँ। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। मैं भी उड़ना चाहता हूँ उसके साथ, उस नाइटिंगेल के साथ। नोट चैरियोटेड बाय बुकुज। बुकुज क्या है? डेथ का देवता। जैसे हमारा यमराज होता है ना, वो कहता है कि मुझे लेने के लिए यहाँ पर वो बुकुज के एंड हिज पार्ट्स क्या होता है, यमदूत होते हैं जैसे। तो बुकुज जो डेथ का देवता होता है और उसके जो साथी हैं वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं तो इस पक्षी के साथ घूमूंगा। यानी डेथ से वो बचना चाहता है। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। वो कहता है कि इस पक्षी की तरह मेरे पास पंख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पंख हैं। किस चीज़ के? पोइजी क्या होता है? पोइट्री के देवता, या पोइट्री की क्या बोलते, गोडेस। मैं उस पोइजी के पंख लगाना चाहता हूँ। मेरे पक्षी के पास तो अपने पंख है, लेकिन मेरे पास किसके पंख हैं? कविता लिखने के। मैं पोएम्स लिखना चाहता हूँ और अपने पोएम के माध्यम से उड़ना चाहता हूँ। दाउ द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स। लेकिन वो उसके साथ जब घूमना चाहता है पक्षी के साथ, तभी जो उसका डल माइंड है वो उसको चिड़चिड़ा कर देता है। उसके दिमाग में फिर वही दुखों के, जो उसकी लाइफ में दुख भरे हुए हैं, उसको याद आ जाती है, और फिर से वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ऑलरेडी विद द टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। वो क्या कहता है अब? ऑलरेडी विद दी, वो किसके साथ है? वो नशे में डूबा हुआ है और नशे में नाइटिंगेल पक्षी के साथ घूम रहा है। मैं तो ऑलरेडी ही इस पक्षी के साथ हूँ। टेंडर इज द नाइट, इसके साथ ये रात कितनी अच्छी लग रही है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। जब वो पक्षी गाना गाता है नाइटिंगेल, तो ऐसे लगता है जैसे उसके आसपास जो है मून, जो है चंद्रमा जो है, वो अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। कितना सुंदर दृश्य है। रात का मौसम है, गहरी रात है, चंद्रमा की रोशनी जंगल में आ रही है, और उन जंगल में पेड़ों के ऊपर नाइटिंगेल गाना गा रहा है, और उसके पास ऐसा लग रहा है जैसे खुद चंद्रमा अपने राज सिंहासन पर बैठ करके उसके गाने को सुन रहा हो। Clustered around by all her starry face, but here there is no light। मतलब क्या? हेयर देर इज नो लाइट का क्या मतलब? इतना गहरा जंगल है कि वहां पर चांद की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पाती। सेव वट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज इज ब्लॉन। जैसे हवा चलती है, जैसे हेवन से हवा होते हुए धरती पर आती है। थ्रो वेंड्रस ग्लूम्स एंड विंडिंग मोसी वेज। और विंड, जो वो हवा जो होती है इस अंधेरी रात में, मतलब पत्ते हिलते हैं, पत्ते हिलेंगे, टहनी इधर उधर होएंगी, तो चांद की रोशनी नीचे तक आएगी ना, तब थोड़ी बहुत रोशनी आती है। मोसी वेज क्या होता है? ये काई से भरे हुए रास्तों में, यहाँ सिर्फ अंधेरी काली रात है, जब हवा चलती तो थोड़ी बहुत रोशनी धरती पर आती है। और यहाँ पर सिर्फ क्या है, काई से भरे हुए जंगल में, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता तो वहाँ पे काई जम जाती है, तो काई से भरे हुए यहाँ पर रास्ते हैं। ये जंगल की सुंदरता को बयां किया गया है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स एट माई फीट। अब पोइट क्या कहते हैं, इतनी गहरी रात है कि मुझे दिख नहीं रहा कि पेड़ों पर बैठे हुए कि नीचे किस चीज़ के फ्लावर हैं, कौन से फ्लावर हैं। नोर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बो। और जो ये वो जो टहनियाँ हैं, इनमें से सिर्फ सेंस कर सकता है, वो सिर्फ सूंघ के उसको पता चल सकता है कि ये फ्लावर किस
चीज़ के हो सकते हैं? दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन हम सूंघ के बता सकते हैं ना कई चीज़ों को, ये किस चीज़ के फ्लावर हो सकते हैं। बट इन इम्बाल्ड डार्कनेस गैस ईच स्वीट, लेकिन उस अंधेरी रात में जब हवा के साथ महक उसके नाक तक पहुंच रही है, तो उसे महसूस हो रहा है कि ये फ्लावर्स किसके हैं। वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्रीज वाइल्ड वाइट हाउथॉर्न एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन। वो क्या कह रहे हैं, इस अंधेरे में वो सिर्फ गैस कर सकता है उनकी खुशबू से। वेयर विद द सीजनल मंथ, मतलब सीजन के हिसाब से ही फ्लावर आते हैं, है ना। जैसे सीजन के हिसाब से तो पता चल रहा है, उस सीजन का तो उसको पता है कि कौन सा महीना चल रहा है, ये मई का महीना है। तो कहता है कि इस घास में, ये थिकेट, ये गहरे जंगल में, एंड फ्रूट ट्री वाइल्ड, और यहाँ पर क्या है, कुछ फ्रूट के पौधे हैं, जंगली फ्रूट्स के पौधे हैं। वाइट हाउथॉर्न, वो कहता है कि यहाँ पर सफ़ेद कलर के हाउथॉर्न के फ्लावर हैं। पेस्टोरल एग्लेंटाइन के फ्लावर्स हैं। और फास्ट फेडिंग वोयलेट कवर्ड अप इन लीव्स, पत्तियों से ढके हुए हैं ये वोयलेट के फ्लावर्स। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, जिनको मई के सबसे बड़े बच्चे कहा जाता है। किनको, इन फ्लावर्स को। किसके बच्चे बोला गया है, मिड में के बच्चे बोला गया है। उसको सीजन के अकॉर्डिंग पता है कि अब किस किस चीज़ के फ्लावर खिलने वाले हैं। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डीवी वाइन, जब रात के उस अंधेरे में, चांदनी रात में हवा चलती है, तो हवा से होते हुए उसके नाक तक किसकी खुशबू पहुंच रही है, जंगली रोज की, जंगली गुलाब के फूल की जो है उसके नाक तक वो खुशबू जा रही है। फुल ऑफ डीवी वाइन, उसको सूंघ के उसको ऐसा लगता है वो खुद और भी नशे में, जैसे उसने और भी शराब पी ली हो, और भी नशे में डूब गया हो। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर eves, अब वो उसकी ब्यूटी को, उस जंगल उस फॉरेस्ट की ब्यूटी को बताते हुए कहता है कि इन फ्लावर्स पर रात में भी मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी a टाइम आई हैव been half in love with easeful death, called him soft names in many mused rhyme। अब क्या कहते हैं पोएट टी.एस. एलियट, क्या अंधेरे में जो है पोइट चुपचाप नाइटिंगेल की आवाज़ सुन रहा है। चुपचाप बैठा हुआ है और नाइटिंगेल अपना गाना गा रही है, वो चुपचाप अंधेरे में बैठ के उसका सॉन्ग सुन रहा है। उसने कई बार डेथ के ख्याल को प्यार से अपनी कविताओं में याद किया है। जिस डेथ से वो बचना चाहता है, उस डेथ के बारे में उसने प्यार से लिखा भी है अपनी कविताओं में, जैसे वो उससे अपने सुकून से भरपूर सांसों को ले जाए। यहाँ डेथ को एक रोमांटिक पीसफुल एंड के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में, रोमांटिक पीसफुल कहा गया है किसको, डेथ को। रोमांटिक पीसफुल, रोमांटिक पीसफुल क्यों कहा है, रोमांटिक पीसफुल क्यों कहा है, क्योंकि जब तक आदमी जिंदा रहता है उसको किसी न किसी तरीके के कोई ना कोई दुख उसकी लाइफ में आता रहेगा। लेकिन जैसे ही आदमी मर जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उसके साथ ही ये जो वर्ldly दुख हैं, ये दुनिया के जो दुख दर्द हैं, ये भी तो उससे छूट जाते हैं। तो आदमी इन दुखों से कब छुटकारा पा सकता है, जब उसको मौत आ जाए। जब तक जिंदा रहेगा दुख तो किसी न किसी तरीके से उसको घेरे रखेंगे। अब उन्होंने डेथ को यहाँ पर रोमांटिक पीसफुल कहा है। Next stanza is now more. एक minute. Now more than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad. In such an ecstasy, still wouldst thou sing, and I have ears in vain। क्या कहते हैं पोइट, पोइट ये कहना चाहते हैं कि अब जब रात का ये पंछी जो हैं, ये दिल की जो बात इतने सुकून और खुशी से गा रही हैं, तब मरना और भी ज़्यादा सुकून उसको देगा। अब उसको पसंद है नाइटिंगेल का गाना गाना, रात के अंधेरे में चुपचाप बड़े शांतिपूर्वक उस गाने को जब वो सुन रहा है, तो अपनी ज़िंदगी के दुखों को वो भूल जाता है। अब वो सोचता है कि अगर उसको मौत भी आ जाए तो उसे कोई भी दर्द नहीं होगा। इस पीसफुल एनवायरनमेंट में वो मरना चाहता है, डेथ को बुलाना चाहता है उसके मधुर गाने को सुन करके।
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem become as sword. अब पोइट क्या कहना चाहते हैं? अगर पोइट मर भी जाता है, कहता है ना कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी नाइटिंगेल का गाना तो जारी रहेगा। उसके मरने से वो नाइटिंगेल तो चुप नहीं होगी, है ना। लेकिन पोइट के पास उस गीत को सुनने के लिए कान नहीं होंगे। अगर वो मर गया तो मरने के बाद वो दुख दर्दों को भूलेगा, जो भूलेगा वो साथ में उसको सुनाई भी नहीं देगा। भाई मरने के बाद किसको सुनाई देगा? इसका गाना तो ऐसे ही जारी रहेगा। ये जो रिक्वीम वर्ड है, एक मिनट, ये रिक्वीम, ये जो यहाँ एक मॉर्निंग सॉन्ग है। रिक्वीम का मतलब क्या है? मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग सॉन्ग का क्या मतलब है? दुख भरा गाना। मॉर्निंग सॉन्ग, दुख भरा गाना। लेकिन आयरनी ये है कि नाइटिंगेल की जो लाइफ है वो अफर्मिंग सॉन्ग जो है उसका, वो डेथ के टाइम भी बज रहा होगा। जब वो मरेगा उस टाइम पे भी वो गाना गा रही होगी। उस गाने को अब उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? मॉर्निंग सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generation tramps thee down. The voice I hear this passing night watch heard in ancient days by emperor and clown। अब यहाँ तक की देखो एक्सप्लेनेशन। पोइट जो है नाइटिंगेल से क्या कहता है? पोइट नाइटिंगेल से कहता है तुम तो डेथ के लिए बनी ही नहीं हो। इन द सेंस, तुम डेथ के लिए नहीं बनी हो। तुम मर जाओगी लेकिन तुम्हारा गाना कभी नहीं मरेगा। एक पक्षी मर गया तो दूसरी नाइटिंगेल आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी। इनका गाना तो नहीं मरता ना, इनका गाना तो अमर है। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड। अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हारा गाना नहीं मरेगा। ये गाना टाइमलेस है। टाइमलेस यानी इमोर्टल है। उसने इस सॉन्ग को क्या कहा है? टाइमलेस, टाइमलेस, इमोर्टल सॉन्ग को कहा है उसने। उसका मतलब लिटरल नहीं है, नाइटिंगेल इमोर्टल नहीं है, लेकिन उसका सॉन्ग टाइमलेस है। उसने नाइटिंगेल को इमोर्टल नहीं कहा बल्कि उसके सॉन्ग को इमोर्टल बोला है। ये गीत कलाकार, मतलब ये गीत एम्प्रर ने भी सुना है। एम्प्रर का मतलब राजाओं ने भी सुना है, आम आदमी ने भी सुना है। मतलब ये तो नहीं कि भैया अच्छा गाना गाती है तो सिर्फ अमीर लोगों को, राजाओं महाराजाओं को ही इसको सुनने का अधिकार है। नहीं, हर कॉमन पीपल भी इसके सॉन्ग को सुनता है। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth। Ruth क्या है? एक क्या बोलते हैं उसको? रूथ बिब्लिकल, बाइबल की एक कैरेक्टर है। बिब्लिकल कैरेक्टर है ये रूथ, बिब्लिकल कैरेक्टर, बिब्लिकल कैरेक्टर है। रूथ नाम की लड़की है, इसका जिक्र किया गया है, जो एक अपने देश को छोड़ के पराये देश में रहती थी और उसे बहुत दुख होता था उस टाइम पे। वो खेतों में खड़ी खड़ी रो रही थी। शायद जब वो रो रही थी, रुथ जिस टाइम पे दुख में थी, शायद वो उस टाइम पे उसने भी इस नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना होगा। जब भी आदमी दुख में होता है, नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनता है तो वो अपने दुख दर्द को भूल जाता है। उस रुथ ने भी उस जरूर उसके गाने को सुना होगा जब वो खेतों में खड़ी हुई पराये देश में रो रही थी और अपने घर आने के लिए व्याकुल हो रही थी। तब उसने भी नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुना होगा। सी स्टूड इन टीयर्स एमिड द एलियन कॉर्न। जो कॉर्न के खेतों में खड़ी खड़ी रो रही थी, आंसू आंखों से बह रहे थे। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हाथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट। उन्होंने उस मैजिकल सॉन्ग को, नाइटिंगेल के सॉन्ग को उस टाइम पे सुना होगा। ओपनिंग ऑन द फॉर्म ए पेरिलियस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न। और किसने सुना होगा? जो समुद्र के किनारे पे कुछ छोटे छोटे, जो मतलब समुद्र के किनारे पे जो घर होते हैं, उसकी खिड़की से बाहर जो समुद्र है वहाँ पर खड़े खड़े कुछ
जो सैनिक होते हैं उन्होंने भी इस सॉन्ग को ज़रूर सुना होगा, जो उनको सुकून देता है। ये जो गीत है एक मैजिकल विंडो इसने बोला है, इमेजिनेटिव और मिथिकल स्पेसेस जो समुद्र के किनारे पे जो खिड़कियों से के साथ बने हुए घर होते हैं, उन्होंने भी ज़रूर सुना होगा। किसी खतरनाक समुद्र के किनारे खुली होती हैं ये जो खिड़कियाँ, उन फेरी लैंड्स में जहाँ लोग तन्हा थे, लेकिन नाइटिंगेल का गीत उनके लिए एक कंफर्ट था। तन्हा कैसे थे? समुद्र के किनारे ज़्यादा घर तो होते नहीं, जो अकेले रहते हैं, उन्होंने भी इसके गीत को सुन करके उनको भी कंफर्ट मिला होगा। ये फैंटेसी और मिथ का इस्तेमाल रोमांटिसिज्म का टिपिकल फीचर है। ठीक है, रोमांटिक पोइट थे ना ये जॉन किट्स। Forlorn, the fairy word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do deceiving elf. अब देखो इनका क्या मतलब है। फोरलोन जो शब्द है ये पोइट की इमेजिनेशन का जादू तोड़ देता है। ये फोरलोन जो शब्द है, जो इमेजिनेशन में खोया हुआ था पोइट, वो उसको क्या कर देता है, उसके इमेजिनेशन के जादू को तोड़ देता है। जैसे किसी घंटी को बजा करके, जैसे हम खोए हुए हैं, हमारे पास कोई घंटी किसी चीज़ की आवाज़ आ जाए तो एकदम से हम उठ जाते हैं ना, तो ये घंटी की तरह काम करता है फोरलोन वर्ड। अब वो नाइटिंगेल के साथ नहीं है। अब वो जो इमेजिनेशन में खोया हुआ था, नशे में डूबा हुआ था, नाइटिंगेल को याद कर रहा था, एकदम से एक घंटी बजती है और वो जाग जाता है। अब वो जो नाइटिंगेल गाना गा रही थी, उसका गाना सुनना उसको बंद हो जाता है। वो फिर से अकेला हो गया। वो अब किसके साथ घूम रहा था? अब से पहले वो नाइटिंगेल के साथ घूम रहा था, लेकिन अब वो अकेला हो जाता है जब उसे घंटी की आवाज़, यानी उसका दिमाग एकदम से उठ जाता है। इमेजिनेशन या फैंसी उससे उतना सुकून नहीं दे सकती जितना लोग सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि नशे में तो आदमी क्या करता है, उसको दुखों का तो कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ें रहती हैं। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने एड्यू एड्यू 2 बार कहा है। एड्यू का मतलब क्या होता है? अलविदा लेना। दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स पास्ट द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम। अब जो ये घंटी की आवाज़ सुन के नेक्स्ट इसी लाइन ये अप द हिल साइड एंड नाउ टिस बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स। अब से पहले वो नाइटिंगेल के साथ जंगलों में घूम रहा था, अब उसको एक घंटे की आवाज़ आती है और वो नींद से अभी अपनी इमेजिनेशन से जाग जाता है। एकदम से उसे याद आता है कि वो तो सपने में था। वो अलविदा लेता है किससे? उस सॉन्ग से। वो सॉन्ग जो नाइटिंगेल गा रही थी, जब ये घंटी बजती है वो उठ जाता है, तो धीरे धीरे उसके दिमाग से जो आवाज़ नाइटिंगेल की आ रही है वो चली जाती है। वो पहले तो उसे थोड़ी सी मिडोज क्या होता है, कुछ मैदानी इलाके से थोड़ी सी दूरी से आवाज़ आती है। फिर वो नदियों पार चली जाती है वो आवाज़ जो नाइटिंगेल की थी। फिर जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं उसके पार चली जाती है वो आवाज़। एंड नाउ इट इज ब्रीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लिड्स। अब दूसरी घाटी से भी दूर, जैसे ही हम उठते हैं, धीरे धीरे उठते सपने से जागते ना, धीरे धीरे वो सपना भी अपने दिमाग में रहता है और एकदम हम पूरी चेतना में आते हैं तो वो सपना एकदम से गायब हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही वो उठता है, उस इमेजिनेशन से जागता है, उस नशे से बाहर आता है, तो नाइटिंगेल की आवाज़ जो उसे सुन रही थी, जैसे जैसे उसकी आँख खुलती हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे पहले मैदानी इलाके थे, थोड़ी सी दूर चली जाती, फिर और दूर। जैसे ही वो पूरे चेतना में आता है, वो जो आवाज़ है नाइटिंगेल की वो बहुत दूर चली जाती है, उसके दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, यानी अब वो पोइट उठ गया है। वॉज इट ए विजन? वॉज इट ए विजन, लास्ट लाइन है। Was it is a vision or a waking dream? Fled is that music? Do I wake or sleep? एकदम से अब वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज हो जाता है? अब वो क्वेश्चन करता है हमसे, क्या ये सब एक सपना था या मैं जाग रहा हूँ? नाइटिंगेल का जो सॉन्ग ख़त्म हो गया है, मतलब उसके दिमाग से निकल गया है, लेकिन उसकी याद और उस असर पोइट का मन में अभी भी है। ये लाइन इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की बाउंड्री को ब्लर कर देती हैं। रोमांटिक पोइट्री का ये एक और
थीम है। अब वो उठ कर के एकदम से पूछता है कि मैं अभी तक जो जंगलों में घूम रहा था, मैं नाइटिंगेल के सॉन्ग सुन रहा था, क्या ये सब सपना था या असली था? तो क्या था? नशे में डूबा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा और एकदम से वो उठ जाता है। ये रोमांटिक पोएट्री का एक थीम है ये, कि ये बाउंड्री होता है सच्चाई के बीच में और इमेजिनेशन के बीच में। तो ये थी फुल पोएम जॉन किट्स की ओड टू नाइटिंगेल। इसमें हमने थीम क्या क्या देखने को मिले आपने पढ़ा है, जैसे कि एक थीम तो आपको क्या दिखा, इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन में खोया हुआ है शुरू शुरू में, तो वो लास्ट लाइन में वो जाग जाता है। इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, रियलिटी को शो करता है, ठीक है। और ट्रांजियंस लाइफ वर्सेस टाइमलेस ऑफ आर्ट, escapism थ्रू नेचर, वाइन, पोइट्री एंड डेथ का जिक्र किया है। रोमांटिक फैसिनेशन देखने को मिलता है डेथ के साथ, है ना। माइथोलॉजी एंड क्लासिकल एल्यूजन देखने को मिलता है। रोल ऑफ नेचर एंड सेंसरी इमेजरी देखने को मिलती हैं। तो ये थी रोमांटिक पोएट टी एस इलियट की फुल पोएम, जिसको हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की है। तो थैंक यू सो मच गाइस। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।